बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 नवंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बाजी मरियम नवाज के बारे में रखते हैं। पिछले वीलॉग में आप वो वीडियो तो देख ही चुके हैं जिसमें एक पाकिस्तानी खातून ने बाजी मरियम नवाज की स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा के एक चौक में सरेआम ही सर्जरी कर डाली। आपको बैकग्राउंड भी पता है कि बाजी मरियम नवाज को एक पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पेशल जहाज पर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा पहुंचाया गया और उसके बाद जो वहां वाकया हुआ और जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि उस पाकिस्तानी खातून ने उनकी सरेआम सर्जरी की, उसके बाद इतनी सारी चैमगोइयां हो गई हैं और उससे पहले भी इतनी सारी चैमगोइयां हो चुकी थी कि ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। मसलन पाकिस्तान के कुछ बड़े व्लॉगर्स ये कह रहे हैं कि बाजी मरियम नवाज जो हैं, और उसके अलावा बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बाजी मरियम नवाज जनीवा गई हैं क्योंकि उन्होंने वहां किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर को मिलना था। इसके साथ साथ कुछ बड़े ही मंजे हुए तजिया निगार ये कह रहे हैं कि असल में जनीवा इसलिए गए हैं कि लूटी हुई दौलत ठिकाने लगानी थी। हमारे एक दोस्त शाहिद असलम साहब हैं जो कि बड़े मंजे हुए रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर यह दी है कि बाजी मरियम को गालिबन खुदा न खास्ता थायराइड का कैंसर है, इसलिए बाजी मरियम जो है वो जनीवा गई हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे तजिए हैं। अब अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो दो जगहों पर आपको वाज़े तौर पर बाजी मरियम के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर कोई व्हाइट कलर की चीज लगी हुई नजर आती है। वो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे कोई थिक क्रीम या किसी थिक केमिकल या किसी चीज की लेयर उनके चेहरे के ऊपर लगी हुई है, जिसे आप उर्फे आम में मास्क भी कह सकते हैं। अब ये जिन डॉक्टर्स के साथ मेरी बातचीत हुई उनका ख्याल ये है कि बाजी ने चेहरे की कोई सर्जरी करवाई है और ये तजिया है, जाहिर खबर नहीं हम दे रहे, वो करेक्शन कर सकती हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो वीडियो की, लेकिन अगर ये वाकई चेहरे पे कुछ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई प्लास्टिक सर्जरी है, चेहरे पर ब्रूजेस होंगे, उनको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि बड़े मजे हुए साफी हैं शाहिद असलम साहब, उनका ये कहना कि थायराइड कैंसर है, तो इस पर भी हमने थोड़ी तहकीक की, बातचीत की। जिनीवा के अंदर हमारे भी कुछ दोस्त रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर बहुत ही एक्टिव चैप्टर भी है स्विट्जरलैंड के अंदर, उन दोस्तों से भी बात की तो पता चला कि वहां पर कोई कैंसर से रिलेटेड काबिल जिक्र या काबिल कदर कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो। है तो सही, जाहिर है वहां हॉस्पिटल्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो, जैसा कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है। फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ भी मेरी बात हुई जो कैंसर के मर्ज को ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहली प्रेफरेंस वो अमेरिका जाती, और अगर अमेरिका ना जाती तो वो बर्तानिया जाती। वो कभी भी कैंसर का इलाज करवाने के लिए, ये तज्जिया है, दोबारा मैं कह रहा हूं, ओपिनियन है डॉक्टर्स का, वो जनीवा ना जाती। मेरा अपना ख्याल भी ये है कि जनीवा का और कैंसर का कोई आपस में, बाजी मरियम के कैंसर का, और मेरा नहीं ख्याल, अल्लाह ना करे उन्हें कैंसर हो, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कैंसर है। ये जो हमारे दोस्त शाहिद असलम साहब ने खबर दी है, वो एक मुस्तनद सहाफी हैं, मैं उन पर तो क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जिस भी उनके सोर्स ने उनको ये खबर दी है, ये मेरे ख्याल में गलत खबर दी है। और इसके साथ साथ जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से वहां मिलना था, वो भी मेरे नजदीक गलत खबर है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मिलना हो तो आप इतने बैंड बाजे बारात के साथ नहीं जाते, इतने सारे साथ सरकारी बाबू और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और लॉ लश्कर। और मेरे ख्याल में, अगेन मेरा तजिया ही है, जो दोस्तों ने बताया वहां पर ग्राउंड ने, कि शायद ये जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी ये भी शायद पाकिस्तानी सफारत खाने या किसी पाकिस्तानी की गाड़ी थी जिसके अंदर वो बैठ के गई हैं वहां से। भारत मुख्तसर बात यह है कि अगर ये सब कुछ वहां पर कैंसर से रिलेटेड होता तो वो भी हमने आपके सामने सिचुएशन रख दी है। पैसे छुपाने के लिए उन्होंने खुद तो नहीं जाना ना, पैसे छुपाने के लिए माशाल्लाह हसन हुसैन नवाज वहां हैं, ये सारा काम वो इनकी गैर मौजूदगी में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ का पैसा हो तो सलमान शहबाज कर सकते हैं। बाजी मरियम और नवाज शरीफ ने इस काम के लिए नहीं जाना। तो ये जितनी भी चैमगोइयां हैं ये सिर्फ सनसनीखेजी है, चैमगोइयां हैं। बाजी वहां पर पहले भी जाती रहती हैं, आपको पता है। और अमूमी तज्जिया या अमूमी अंदाजा यही है कि कोई ना कोई सर्जरी, जो आपको पता है कि जो सर्जरी उनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर लिंक की जाती है, ये उसी तरह की कोई सर्जरी है जिसके लिए बाजी मरियम वहां पर तशरीफ लेके गई है। ये बाकी तमाम बातें जो है ये सनसनीखेजी है, और ये या तो कुछ जानबूझकर सोर्सेज गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, और या पूरे के पूरे माहौल को गदला करने के लिए और कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को मिलना है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को मिलना हो तो वो बड़े ही पुरसरार तरीके से वो मुलाकातें होती हैं, वो इस तरीके से अनाउंस्ड और ओपनली ऐसी मुलाकातें ओपन जगहों पर जाकर, मतलब ऐसे किसी मुल्क में जाकर नहीं होती। उससे बेहतर था कि दोनों बाप बेटी लंदन में रहते और वहीं पर खुफिया तरीके से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात कर ली जाती। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर तो हो गई, लेकिन अगली खबर अब आप सोचिए। मैं दुआ करता हूं क्योंकि आजकल चौधरी निजामुद्दीन साहब ने अच्छा हाथ रखा हुआ है। मजहरबाज साहब एक जय्यद सहाफी हैं, पाकिस्तान के बड़ा एहतराम है, पहले उनको इस्तेमाल करके उनकी तबाही की है। अब फहद शहबाज साहब, जी हाँ, फहद शहबाज दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं, मायानाज रिपोर्टर हैं, मैं उनकी भी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने लगता है अपने सोर्सेज के थ्रू बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है। क्योंकि उनकी भी मैंने खबर देखी और उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ डील कर ली जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट डील करने को तैयार है, और अब डील करने की बातें जो है वो शुरू हो गई। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये माहौल को गदला करने की एक काविश होती है एस्टेब्लिशमेंट की, ताकि अवाम गुस्से में ना आए और ये माहौल जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कभी आपको कोई बड़े बड़े सहाफी बताएंगे कि बस इमरान खान 2 हफ्ते में बाहर आ रहे हैं,
अगले हफ्ते बाहर आ रहे हैं, अब ये हो गया, 2 बंदे जाकर मिलाए, 4 बंदे मिलाए, एस्टेब्लिशमेंट थक गई है, अब ये हो गया है, अब फलां से मुलाकात हो गई है। ये सब बकवास है, ये सब सनसनीखेजी है और इसके पीछे 99.99% एस्टेब्लिशमेंट खुद होती है और वो ऐसी खबरें फैलाती है ताकि आप ठंडे होकर, वैसे ही हम ठंडे हैं, हम लोगों ने वैसे ही सत्तू पिए हुए हैं, तो मजीद भी एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि सत्तू पी के सोए रहें, इसलिए आपके कानों में ये सुरीली धुनें जो हैं ये गाई जाती हैं और बताया जाता है कि इमरान खान बस बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जो खबर है इसके साथ अगर हम देखें तो मजहर अब्बास साहब को भी जैसे इस्तेमाल किया गया और फहद शहबाज को भी, तो अब खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल मजहर अब्बास साहब से नई खबर करवाई जाए कि स्विट्जरलैंड से भी कोई 200 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। ये भी खबर झूठी होगी जाहिर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितने बुरे तरीके से आजकल हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छे सहाफियों को इस्तेमाल कर रही है और उनका खाना तबाह कर रही है, कोई शक नहीं कि वो अब मजीद किसी सहाफी को, मजहर अब्बास साहब को या किसी और को इस्तेमाल करके ये झूठी खबर भी दिलवा दे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो लंदन में जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज हुआ था, जिसके बारे में मजहर अब्बास साहब से खबर दिलवाई गई थी कि कोई 28 पाकिस्तानी जो हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके अंदर 26 या 28 उन्होंने कहा था, जिनके अंदर 12 जो पाकिस्तानी खवातीन भी हैं। अब वो तो हमने आपको उसी टाइम बता दिया था कि ये दीवाने का ख्वाब है, ये बिल्कुल बेहुदा खबर फीड की गई थी मीडिया के अंदर और जाहिर है जो बहुत ही मोतबर साफी हैं मजहर अब्बास साहब, उनको भी इस्तेमाल किया गया, तो वो तो अब खुल के बिल्ली थैले से बाहर आई है। इन्होंने वही किया जो ये पहले से करते हैं, अब 23 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। जालमो, अगर ये करना ही था तो कम से कम 26 के ही डाल देते। चले आप लंदन में तो कुछ नहीं कर सकते, वहां तो आपने एक दरखास्त तक नहीं दी किसी इदारे को, पुलिस को या किसी और इदारे को, क्योंकि आपको पता था कि आगे से आपको छितर पड़ने हैं। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं, लेकिन आपको आगे से छितर पड़ने, अगर आप लंदन पुलिस के पास जाते या किसी और इदारे के पास जाते कि इन लोगों ने एहतजाज किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्होंने उल्टा आपको छितर मार रहे थे। छितर का मतलब फिजिकली छितर नहीं, मतलब आपकी बेइज्जती करनी थी कि आप कौन लोग हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, एहतजाज करना कब से जुर्म बन गया। तो अब इन्होंने जो ये पहले से करते आए हैं वही इन्होंने दोबारा किया है। 23 लोगों के नाम जो है वो कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं कि ये लोग मुल्क से बाहर फ्लाई नहीं कर सकते। मतलब बेशर्मी की भी इंतहा है। ये लोग क्या मुल्क के अंदर हैं कि इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आपने डाल लें? ये तो पहले ही मुल्क से बाहर हैं। तो आप उनमें से अगर कोई चंद लोग जिनको वहां पर असाइलम नहीं मिला या उनका कोई टेम्परेरी अभी स्टे है, तो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अब इनका ये लेटर दिखाकर वो लंदन को दें और वहां पर अपना असाइलम और अपनी नेशनलिटी के मामला सीधे कर ले। मतलब अगर पहले उनके केस के अंदर कोई कमी बेशी थी तो इन्होंने वो पूरी कर दी। वो कहते हैं ना कि अकलमंद दुश्मन जो है वो बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। तो ये वो चौधरी निजामुद्दीन के बेवकूफ दोस्त है जिन्होंने लंदन में रहने वाले लोगों की मदद की। अब मुझे बताइए कि क्या शायान अली, सारा मीर या दूसरे लोगों ने पाकिस्तान आना है जिनके नाम आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं? तो 23 लोगों के नाम इन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले हैं और शायद बरतानिया के सफारतखाने को खत लिखेंगे कि इनको हमारे हवाले किया जाए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बरतानिया से ऐसा कोई कानून नहीं है कि पाकिस्तानियों को या किसी भी और को इनके हवाले किया जाएगा। ये सवाए ड्रामाबाजी करने के और लोगों को डराने के, ये और कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बार बार कहा कि 3 डिटरेंस के लेवल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह मियां से डर होता है इंसान को बुरा काम करने से पहले, वो इनको है नहीं। नंबर 2, आपको जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड होता है, उसका डर होता है। वो भी पाकिस्तान में इनके ऊपर कोई नहीं है क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सजा जजा नहीं। तो तीसरा काम यह होता है कि इनकी जो बेइज्जती होती है, जो इज्जत होती है पब्लिक में, तो जहां आपको ये मिले, वायलेंस नहीं आपने करना, कानून को हाथ में नहीं लेना, मीन फिजिकल नहीं होना, कानून के अंदर रहते हुए इनकी दबा के बेइज्जती करनी है। ये मिले, इनके रिश्तेदार मिले, इनकी दबा के नेम एंड शेम करें। किसी का बाप मिलता है, किसी की मां मिलती है, अदब के साथ उन्हें बताएं कि ये बहुत ही चवल जो कोई ब्यूरोक्रेट है, जो भी आपको मिलता है, इनका कोई रिश्तेदार मिलता है, बिल्कुल उनके सामने पुरअमन रहते हुए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, इनको नेम एंड शेम करें, इनको, इनके रिश्तेदारों को, इनके खानदानों को बताएं कि इन्होंने ये गंदे काम किए हैं, ताकि ये आइंदा करने से पहले सोचें। अल्लाह का डर नहीं है इन्हें, कानून का डर नहीं है, कम अज कम इन्हें सोशल इन्फ्लुएंस का डर तो हो। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वायलेंस नहीं करना, कानून के खिलाफ नहीं जाना, जिस मुल्क में है उस मुल्क के कानून का आपने हिफाजत करनी है, उस कानून के अंदर रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी ट्रबल में जाएं। तो कानून के आपने अंदर रहना है, क्योंकि आप सब बहुत कीमती हैं। आप सब जितने लोग भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो आपने अपना नुकसान नहीं करना, कानून के अंदर रहते हुए इनकी वो करनी है जो कानून के अंदर रहते हुए आप कर सकते हो। इनको बेइज्जत करना है, नेम एंड शेम करना है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, इनके तमाम सहूलतकार, तमाम ये जितने भी जर्नलिस्ट इनके साथ मिले हुए हैं, तमाम इनके साथ जितने भी ये पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, इन सब की बेइज्जती प्रोग्राम करें जहां भी ये काबू आते हैं। यही बेहतरीन तरीका है जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए हम दावत देंगे इन तीनों लोगों को कि अगर ये इस खबर के अंदर कोई कमी बेशी है तो ये हमसे राब्ता करें ताकि इनका वर्जन भी हम चलाएं। खबर ये मिल रही है मीडिया से, मुबैना तौर पे हम कहेंगे, रिपोर्टेडली, अभी कंफर्म नहीं है हतमी तौर पर, कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के, जी हां, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर, ये लोग शायद अब फॉरेन नेशनैलिटी ले चुके हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ये अपनी औलाद को, अपने लोगों को मुल्क से बाहर सेट करने की कोशिश कर चुके हैं और ये फॉरेन नेशनैलिटीज लेने के प्रोसेस में कोशिश करना शुरू कर चुके हैं या ले चुके हैं। और यहां तक पता चला है कि जो आईजी पंजाब है वो गालिबन अब 3 साल की छुट्टी मांग रहे हैं। इनको पता है कि अब भागने का वक्त है, जो जुल्म इन्होंने किए हैं उसके बाद ये मुल्क से भागना चाहते हैं।
अब आप सोचते होंगे कि फिर इससे तो कुछ ना हुआ, मतलब इन लोगों ने इतना शदीद जुल्म पाकिस्तान के अंदर किया, अब मौका आने से पहले, एहतसाब होने से पहले ये मुल्क से भाग जाएंगे, तो इसका बंदोबस्त ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं। आपको दोबारा सफबंदी करनी पड़ेगी और तमाम यूरोप के और वेस्टर्न कंट्रीज के मुल्कों के अंदर कंसोर्शियम बना के पाकिस्तानियों का या एक फोरम बनाकर इनके खिलाफ पहले से ही इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और अब्यूज के केसेस फाइल करने पड़ेंगे, ताकि ये उन मुल्कों में आके पनाह ना ले सके। इसके लिए कोशिश करेंगे कि जल्द काम शुरू हो और इनके खिलाफ लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के तमाम मुल्क और कनाडा और अमेरिका में पहले ही इंसानी जो हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं और अब्यूज ऑफ पावर है और जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्ड हैं उनकी जहां जहां खिलाफ वर्जी इन लोगों ने की है उसके केसेस पाकिस्तानियों में। अकेला तो ये नहीं कर सकता, मैं आपको ये मैसेज दे सकता हूं या किसी एक आध मुल्क में इस पर काम कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, मैं चाहूंगा कि वो इकट्ठे होकर इस पर काम शुरू करें और वक्त पर इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करवाएं। सबूत सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, इनका किया धरा जिले शाह के कत्ल से लेके अर्श शरीफ शहीद की शहादत से लेके बाकी सब कुछ आपके सामने है, तो ताकि वक्त आने पर ये भाग ना सके। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो लाहौर में स्मोक जो है वो जानलेवा होते जा रही है। एक तरफ हमारी बाजी मरियम जो है वो गले की और पता नहीं किस चीज की सर्जरी करवाने स्विट्जरलैंड पहुंची हुई हैं और उनकी वहां से बड़ी पुरफजा मकामों से तस्वीरें बाहर आ रही हैं, और दूसरी तरफ लाहौरियों के लिए सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया। मैं इसकी टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाऊंगा कि स्मोक जो है वो कैसे आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, वो तो कोई मेडिकल डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा, लेकिन आप सबको ये पता है कि इस टाइम लाहौर में सांस लेना मुश्किल है। सांस लेना भी ऐसे ही है जैसे आप किसी चैम्बर में बंद हैं और लगातार आप जहर पी रहे हैं। मतलब आपकी उम्र अब तो मेरा ख्याल एक अशरे से भी कम होती होगी लोगों की। अगर किसी ने 70 साल जीना है, दोबारा मेरी ये जो डिटर्मिनेशन है, एक मेडिकल डिटर्मिनेशन नहीं है, अंदाजा है मेरा कि जिस तरह फेफड़ों के कैंसर और बहुत सारी मूजी अमराज होंगी, तो मेरा तो ख्याल है लोगों की 10-10 साल जिंदगी लाहौर के अंदर उड़ जाती होगी। ये कोई पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए नया चैलेंज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही चैलेंज जो है वो चाइना के साथ भी हुआ था। उन्होंने दर्जन से ज्यादा किस्म के इकदाम किए, हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर आपको कुछ इकदाम की तस्वीर दिखा सकें। दर्जन से ज्यादा उन्होंने इकदाम किए और उन्होंने आखिरकार 2012 में गालिबन उन्होंने जाके इससे जान उनकी थोड़ी छुटनी शुरू की और 2018 तक उनको काफी फर्क पड़ गया। ये जो फजाई आलूदगी थी ये वहां पर इस कदर थी कि शायद लाहौर वाले लेवल ही थे या इससे भी ज्यादा थे। अभी अगर हम देख रहे हैं तो लाहौर इस टाइम दुनिया का आलूदा तरीन शहर नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल फिगर्स सामने आ रही हैं, और इसी तरह हिंदुस्तान के एक दो शहर हैं जो वो भी बहुत ही आलूदा तरीन है। अब हो क्या रहा है कि दोनों साइड की जो गवर्नमेंट्स है वो बड़े ही आराम से किसानों के ऊपर ये सब कुछ डाल के जान छुड़ा लेते हैं। कहते हैं कि किसानों ने फसलों को आग लगाई है और इसलिए ये सारी स्मूथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों के आग लगाने का फैक्टर नहीं है, जरूर होगा, 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, इससे ज्यादा नहीं है। ये हमेशा आलूदगी इतनी ही है, लाहौर कभी भी साफ सुथरा नहीं होता किसी मौसम में भी। मसला सिर्फ ये है कि जो सर्दी का मौसम है और ये वाला जो स्पेसिफिक मौसम है, इसमें वो जो आलूदगी है वो शायद उस तरीके से फैलती नहीं है, वो जकड़ी जाती है उस एटमॉस्फेयर के अंदर, लाहौर के एटमॉस्फेयर या लाहौर का ही जो माहौल है उसके अंदर या उसके गिरदोनवा में, और वो सारे का सारा धुआं जहरीला हो जाता है। तो बजाय इसके कि इस पर कोई कंक्रीट एक्शन लिए जाए, इन्होंने डाले खरीद लिए, किसी ने 10 डाले खरीद लिए तो किसी ने 20 खरीद लिए, और उन डालों से मजीद ये स्मोक पैदा कर रहे होंगे। तो इसमें फैक्ट्रियों के धुएं से लेके गाड़ियों का धुआं, रिक्शों का, मोटरसाइकिल्स का, भट्टे और बहुत कुछ इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमने वाकई अपनी अगली नस्लों के लिए मामला बेहतर कराना है तो ये किसानों के ऊपर मामला डाल के आगे नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि इसके दूररस जो है वो इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन करें ये क्यों? इनकी नस्लें तो सारी बाहर बैठी हुई हैं, इन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के वजीर खजाना ने ये कहा है, पाकिस्तान के वजीर खजाना ने, कि मुल्क टैक्सेस पे चलते हैं, हर किसी को टैक्स देना होगा। पाकिस्तान माशी और सफारती तौर पर पाकिस्तान के लिए इस टाइम मुश्किलात हैं क्योंकि बाहर से हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो आप टैक्स दीजिए। आप उनसे कोई सवाल पूछे कि क्या हमने टैक्स इसलिए देना है कि फिर उससे हम एक पाकिस्तान एयरफोर्स बनाएं और फिर उस पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जहाज हों और वो बाजी मरियम को खुसूसी जहाज पर लेकर स्विट्जरलैंड के शहर वियना जाएं जहां पर उन्होंने सर्जरी करवानी और साथ फौज जफर मौज लेकर जाएं, ब्यूरोक्रेट्स की, और तमाम अयाशियां करें। क्या इस दिन के लिए पाकिस्तानियों ने टैक्स देना है? तो बहरहाल ये बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें हैं, लेकिन अगर डॉन का आप दारिया पढ़ें तो आपको नजर आता है कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से कितने फॉरेन बैंक्स पिछले चंद सालों में निकल गए हैं। ABN AMRO हो या HSBC और बहुत सारे बैंकों के नाम लिखे उन्होंने कि इंटरनेशनल बहुत सारे बैंक पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। ये एक, और सिर्फ इंटरनेशनल बैंक ही नहीं, शेल हो, टोटल हो, टेलीनॉर हो और बहुत सारी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में से इन्वेस्टमेंट निकाल के निकल गई हैं। तो ये वो तमाम मामलात हैं। पाकिस्तान की एक तरफ तो इकॉनमी नीचे जा रही है, माइशत में हम नीचे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि अब तो कोई हमें कर्जा भी नहीं दे रहा और रोल ओवर भी नहीं कर रहा। तो इन हालात में वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि आप और टैक्स दें ताकि आप इन हुक्मरानों की अलियां तललियां जो हैं उनको आप स्पॉन्सर करें। मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह से टैक्स देने के लिए राजी होगा या मोटिवेटेड होगा। खबरें और भी हैं, उन्हें आज के पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।